औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है और आज ये आठवां कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये है व्हाट इज़ इक्विपोटेंशियल लाइन एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इक्विपोटेंशियल लाइन स्टूडेंट्स, इक्विपोटेंशियल लाइन वो होगी कि जिस लाइन के ऊपर अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट को मूव करें तो उसके पोटेंशियल के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होगी। अगर आप सपोज करें कि एक चार्ज है और उसके इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद हैं, तो एक इक्वल डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रा करते हैं स्पेस के अंदर। तो ये एक लाइन है जो सर्कुलर है, स्ट्रेट लाइन ही सर्कुलर है, लेकिन इस लाइन के ऊपर अगर हम टेस्ट चार्ज को जहाँ मर्जी घुमा लें उसका इसके पोटेंशियल के ऊपर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये इक्वी पोटेंशियल लाइन कहलाएगी। हमेशा इक्वी पोटेंशियल लाइन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर होती है। दूसरी बात है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होगी कि ऐसी सरफेस के जिसके ऊपर हम कहीं भी टेस्ट चार्ज को घुमा दें तो पोटेंशियल का फ़र्क ना बने। सारे जो पूरी सरफेस है उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो। तो ये हमने सर्कुलर पार्ट ड्रा किया। अगर इसको थ्री डायमेंशनल देखें तो ये एक स्फेरिकल सरफेस है। तो इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर हम कहीं भी टेस्ट चार्ज को घुमाते हैं, कहीं भी किसी भी डायमेंशन में, तो इसके पोटेंशियल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चार्ज है इसके सेंटर में है और उसके हम इक्वल डिस्टेंस के ऊपर मूव कर रहे हैं। चार्ज के ना करीब जा रहे हैं ना उससे दूर जा रहे हैं, तो इसलिए उसके पोटेंशियल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी सरफेस के जिसमें पूरी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगी, ठीक है ना। और ये सरफेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगी। उसके अलावा मेटल्स की जो सरफेस होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है, क्योंकि मेटल के ऊपर जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते चार्जेस फ्लो नहीं होते, वो चार्जेस इक्विलिब्रियम में ही होते हैं। तो किसी भी मेटल की जो सरफेस है, कंडक्टर की सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है कैन इक्विपोटेंशियल लाइंस क्रॉस ईच अदर। तो सिंपल, तो इसका जवाब है नो। आंसर नो। एक्सप्लेनेशन मांगी हुई है। तो ये इक्विपोटेंशियल अगर सरफेस है, फॉर एग्जांपल ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन है ये, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यूँ होगी। अगर हम ये सपोज कर लें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल लाइंस दो हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो ये एक और कर्वेचर है जो इसके सेंटर से गुजरा है, इसके साथ यहाँ से गुजर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, यूँ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आ गया कि जिस पे एक ही वक्त में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दो है, दो डायरेक्शंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की डायरेक्शन एक ही होती है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे एक ही होती है, दो नहीं हो सकती। तो इसलिए कोई भी इक्विपोटेंशियल लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 10 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। वाटर हैज़ लार्ज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर हैज़ लार्ज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बट इट इज़ रेयरली यूज्ड इन कैपेसिटर्स, एक्सप्लेन। तो क्वेश्चन में तो ये गिवन है कि इट इज़ रेयरली यूज्ड। मैं तो आपको ये बताऊंगा कि कैपेसिटर के अंदर वाटर एज ए डाइलेक्ट्रिक यूज़ होता ही नहीं, भले इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वाकई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कैपेसिटर जो है इसमें वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल पोलराइज्ड है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं,
लेकिन उसकी रीज़न क्या है? वजह यह है कि ब्राउनियन मूवमेंट जो है मॉलिक्यूल्स की, वो इसे सूटेबल नहीं बनाती। अगर आप एक कैपेसिटर लें, इस कैपेसिटर के अंदर सॉलिड मटेरियल अगर आप रख देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, और जब आप चार्ज अप्लाई कर देते हैं तो वो अपनी शेप जो है चेंज करके डम्बल हो जाते हैं, और वो अपनी शेप रिटेन रखते हैं, मूवमेंट नहीं करते। तो एक फिक्स पोजीशन होती है उनकी, जिसकी वजह से वो चार्ज होल्ड हो जाता है प्लेट्स के ऊपर। लेकिन इसकी जगह अगर वाटर रख दी जाए तो वाटर एक्सटर्नल चार्ज अप्लाई करने की वजह से मज़ीद पोलराइज तो हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि ब्राउनियन मूवमेंट जो वाटर की है उसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल इधर उधर घूमते रहेंगे, जिसकी वजह से कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वेरी करती रहेगी, यानी कभी कुछ है तो कभी कुछ है। तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, फिक्स नहीं रहेगी, चेंज होती रहेगी, और ये भी पॉसिबल है कि कभी ज़ीरो भी हो जाए। तो इस वजह से वाटर की मूवमेंट की वजह से रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जिसको ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, उसकी वजह से वाटर सूटेबल नहीं है। ये तो एक रीज़न है। एक और रीज़न भी है कि ये मेटल प्लेट्स जो हैं इनको कोरोजन लगा देगा, इसको जंग लगा देगा। इसके दरमियान अगर हमने पानी रख दिया तो ये जंग लग जाएगा। तीसरी रीज़न ये है कि वाटर जो नॉर्मल जो वाटर है वो साल्ट जो वो उसके अंदर साल्ट के आयंस होते हैं, तो वो कंडक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। अगर नॉर्मल वाटर यूज़ करेंगे तो वो वैसे चार्ज कंडक्ट कर देगा, कोई स्टोर ही नहीं होगा चार्ज इसके अंदर, तो आयंस के थ्रू कंडक्शन हो जाएगी। अगर यूज़ भी करेंगे तो वो इसके अंदर जो बिल्कुल प्योर वाटर है वो यूज़ करना होगा जो कि जिसके अंदर आयंस मौजूद नहीं होंगे, ट्रेसेस ऑफ द आयंस भी नहीं होंगे। तो ये श्योरिटी होनी चाहिए कि जो वाटर आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर बिल्कुल कोई भी आयन साल्ट का मौजूद नहीं है जो कि चार्ज को यहाँ से उठा के इधर फेंक दे। तो तीसरी रीज़न तो ये आगे। चौथी रीज़न ये है कि कैपेसिटर खुद भी आयनाइज कर दे, सॉरी वाटर खुद भी आयनाइज कर देता है। ये प्लेट्स को भी आयनाइज कर सकता है, किसी भी साल्ट को आयनाइज कर सकता है, तो आयनाइजेशन की इसकी एबिलिटी है। तो इसलिए ये 3-4 रीज़न हैं जिसकी वजह से कैपेसिटर के अंदर वाटर को एज ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ नहीं किया जा सकता। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए कैपेसिटर is connected in series with a resistor and charge. Explain why potential difference across the resistor decreases with the time during charging. तो ये एक कैपेसिटर है, इसकी सीरीज में एक रेजिस्टर लगाया हुआ है और इसको पोटेंशियल सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। कैपेसिटर चार्ज होता जाता है, इसके क्रॉस वोल्टेज बढ़ते जाते हैं, जबकि रेजिस्टेंस के क्रॉस शुरू में वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, उसके बाद ये वोल्टेज डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो ये रीज़न पूछी हुई है कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखें ये सीरीज सर्किट है, वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड होंगे, यानी कुछ वोल्ट इधर होंगे, कुछ वोल्ट इधर होंगे। इनिशियली कैपेसिटर ओपन था, उसके ऊपर कोई वोल्टेज नहीं थे, तो सारे के सारे वोल्टेज जो हैं कैपेसिटर के ऊपर रेजिस्टर के ऊपर ड्रॉप थे। सॉरी शुरू में चूंकि इसके ऊपर वोल्टेज नहीं थे, करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा था, ये लो रेजिस्टेंस बिहेव कर रहा था, इसलिए इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप नहीं थे, सारे इसके ऊपर थे। लेकिन ये एक सीरीज सर्किट है तो इसका हम लिख सकते हैं वी एस। अगर ये वी एस हो, वोल्टेज सोर्स वोल्टेज हो, तो वी आर प्लस वी सी लिख सकते हैं हम। तो वी एस आई आर है प्लस क्यू अपॉन सी है। तो रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेजेस हैं वो आई आर हैं और जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेजेस हैं वो क्यू हैं। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होता है इनिशियली करंट ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, करंट इनिशियली ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये फैक्टर ज़्यादा होता है इनिशियली। जबकि चार्ज शुरू में ज़ीरो है तो ये वाला फैक्टर शुरू में ज़ीरो होता है। तो जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाता है तो ये फैक्टर बढ़ता जाता है, चार्ज यानी कैपेसिटर के अंदर आता जाता है, तो ये वैल्यू बढ़ती जाती है, ये वी एस इंक्रीज होता जाता है, जबकि वी आर
डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है तो करंट, चार्जिंग करंट कम होता जाता है। ठीक है, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो चार्जिंग करंट ज़ीरो हो जाता है, तो इसके क्रॉस के जो वोल्टेज हैं वो भी ज़ीरो के करीब ही हो जाते हैं। तो ये रीज़न है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्केच द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अगेंस्ट टाइम फॉर चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग कैपेसिटर। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है। यहाँ हम सपोज करते हैं कि ये एक स्विच लगा हुआ है जो कि दो टर्मिनल के क्रॉस मूव कर सकता है, यानी एक टर्मिनल यहाँ पे है जो उसको डिस्चार्जिंग पाथ प्रोवाइड करता है, और दूसरा यहाँ पे जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया हुआ है, सोर्स है Vs। अगर स्विच इधर होगी तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा, स्विच अगर इधर मूव करेगी पोजीशन 2 की तरफ तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज होगा और इस पोजीशन पे डिस्चार्ज होगा थ्रू रेजिस्टेंस। तो ये है R और ये है C। तो इस सर्किट की जो चार्जिंग इक्वेशन है, अगर इस कैपेसिटर के अंदर मैक्सिमम चार्ज Q नॉट स्टोर हो सकता हो, तो किसी भी टाइम पे इसका चार्ज फाइंड करने के लिए हमें ये इक्वेशन यूज करनी होगी, 1 माइनस e टू पावर माइनस 1 अपन RC। इसको हम डिवाइड कर देते हैं C के साथ, तो Q पान C दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं, Q नॉट पान C, तो ये 1 माइनस ई टू पावर माइनस 1 अपान RC उसी तरह रहेगा। तो ये बन जाएगा वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V नॉट 1 माइनस ई टू पावर 1 अपान RC माइनस का है। तो ये जो RC है ये चार्ज, इसका टाइम कांस्टेंट कहलाता है, टाइम कांस्टेंट। और ये E का मतलब ये है कि इसकी चार्जिंग एक्सपोनेंशियली हो रही है, शुरू में चार्जिंग फास्ट होगी, बाद में विद टाइम ये स्लो होती जाएगी। तो इसका अगर हम इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं किसी भी कैलकुलेटर का, ग्राफिंग कैलकुलेटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, मैटलैब के अंदर आप इसका ग्राफ ड्रा करके देखें तो आपको ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। चार्जिंग, ये चार्जिंग इक्वेशन है, याद रखिएगा। और ये इनिशियली फास्ट चार्जिंग होती है, उसके बाद ये चार्जिंग कम होना शुरू हो जाती है जब ये V नॉट के ऊपर आ जाता है। तो ये, और इसके अंदर जो RC है 60 RC टाइम, ये RC टाइम कांस्टेंट है। R और C को मल्टीप्लाई करें तो ये टाइम सेकंड के अंदर आता है, और फर्स्ट RC टाइम कांस्टेंट में ये 62% पे होगा, 62.2% पे। इस तरह सेकंड RC टाइम कांस्टेंट में उसका जो रिमेनिंग है उसका 62%, और फिर ये फर्स्ट RC, सेकंड RC, थर्ड RC, फोर्थ और फिफ्थ पे जाके ये फुल हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, इसको मैटलैब के अंदर ड्रॉ किया जा सकता है। तो अभी डिस्चार्जिंग का हम देखते हैं। डिस्चार्जिंग की इक्वेशन होगी, Q किसी भी टाइम पे हम ये देखें कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज बच गया है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। और ये कब होगा, जब हम स्विच मूव करेंगे दूसरी पोजीशन की तरफ, इस पोजीशन की तरफ मूव करेंगे तो ये डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। उस वक्त इक्वेशन जो एप्लीकेबल होगी Q इज इक्वल टू Q नॉट ई टू पावर माइनस 1 अपन RC। कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज बचेगा वो चार्ज हमारे पास इस किसी भी टाइम पे हम ये बता सकते हैं कि अभी कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज बच गया ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो इसको C पे डिवाइड कर देते हैं, Q अपान C, Q नॉट अपान C ई टू पावर माइनस 1 अपान RC। तो ये बन जाएगा V इज इक्वल टू V नॉट ई टू पावर माइनस 1 अपान RC। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन जो है चार्ज से उसी तरह जिस तरह हमने पहले किया वोल्टेज की फॉर्म में आ गई है। तो किसी भी टाइम पे हम बता सकते हैं कि कैपेसिटर के अंदर कितने वोल्ट बाकी हैं, और जब हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे तो उसके जो वोल्टेजेस हैं वो डिक्रीज होते जाएंगे विद द टाइम।
ठीक है ना। और जब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसके वोल्टेजेस ज़ीरो हो जाएंगे। तो अगर हम इसको, इस इक्वेशन को का ग्राफ हम ड्रा करें मैटलैब के अंदर या किसी भी ग्राफिंग कैलकुलेटर के अंदर, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। V वर्सेस T। अच्छा, ये जो है ना, ये फुल वैल्यू है, ये V वर्सेस T है, ठीक है। ये भी V वर्सेस T है, तो ये फुल वैल्यू इसकी V नॉट हम कहते हैं जब ये फुली चार्ज होता है। तो इसका कुछ जो डिस्चार्जिंग का ग्राफ होगा वो यूं होगा, ऐसे एक्सपोनेंशियली ये डिस्चार्ज होगा। शुरू में जल्दी डिस्चार्ज होगा, बाद में ये स्लो होता जाएगा, लेकिन 5 RC टाइम कांस्टेंट में फुली डिस्चार्ज होगा। ये पहले RC टाइम कांस्टेंट में सीधा 62.2% तक डिस्चार्ज हो जाएगा, और उसके बाद अगले टाइम RC टाइम कांस्टेंट में जो बच जाता है उसका 62.2%, और इस तरह करते करते 5 RC टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर फुल डिस्चार्ज होगा और वोल्टेज 0 पे आ जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंपेयर द फार्मूला फॉर कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल विद दोज फॉर रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, एक्सप्लेन व्हाई द पैटर्न इज डिफरेंट। तो सीरीज पैरेलल कैपेसिटर्स का फार्मूला हमने कंपेयर करना है और उनका पैटर्न का डिफरेंस जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो पहले हम यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस ड्रा कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस है सीरीज में R1 R2 R3। इसी तरह यहाँ पे सीरीज में कैपेसिटर्स हैं C1 C2 और C3। बात यह कि यहाँ पे एक पाथ है तो करंट सेम रहता है, I इज सेम, और यहाँ पे एक पाथ है तो चार्ज सेम रहता है, Q इज सेम। तो हम यहाँ पे भी वोल्टेज डिफरेंट है और यहाँ पे भी वोल्टेज डिफरेंट, तो टोटल वोल्टेज जो होते हैं सबके वोल्टेज का सम होते हैं। तो हम यूज़ करते हैं वोल्टेज की इक्वेशन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब डिफरेंस इसके बाद शुरू होता है कि यहाँ पे V किसके बराबर है, IR के बराबर। जो रेजिस्टेंस है उसके डिनोमिनेटर में नहीं आ रही I के साथ, वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रही है। तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, तो ये कैंसिल हो जाता है, I कॉमन होकर कैंसिल हो जाता है। तो R इक्विवेलेंट जो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह इसका जो हम करते हैं तो ये Q अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। तो चार्ज यहाँ पे इसी तरह से चार्ज यहाँ पे सेम है। तो यहाँ से अगर आप Q कॉमन ले लें तो Q कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो इस तरह से होता ये है कि सीरीज में आप अगर रेजिस्टेंस लगाते हैं तो वो रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है, ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट हो जाती है, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा हो जाती है। जबकि कैपेसिटर अगर आप सीरीज में लगाते हैं तो लेस देन लीस्ट हो जाती है कैपेसिटेंस, यानी सबसे छोटी से भी कम हो जाती है। तो कैपेसिटेंस कम हो जाती है और रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। पैरेलल में हम देखते हैं, अब रेजिस्टेंस को हम लगाते हैं पैरेलल में। ठीक है, ये जी हमने 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड कर दी, R1 R2 R3, और साथ ही हम 3 कैपेसिटर्स जो हैं हम पैरेलल में ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे वोल्टेज सेम है, V इज सेम, क्यों, 2 टर्मिनल के अक्रॉस आ रहे हैं, वोल्टेज इज सेम, और यहाँ भी वोल्टेज सेम है, V इज सेम। तो हम इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, यहाँ पे करंट डिफरेंट है, ठीक है, तो टोटल करंट जो है 3 करंट का सम आता है, I1 प्लस I2 प्लस I3, और यहाँ पे क्या है, चार्ज
डिफरेंट होता है, इसके अंदर कुछ और, इसके अंदर कुछ और, इसके अंदर कुछ और। तो यहाँ पे टोटल जो हमें फीलिंग आ रही होती है चार्ज का, जो टोटल यहाँ पे फील आती है वो सबका सम होता है। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो फर्क यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ पे I क्या होता है V/R, जबकि इसमें Q इज इक्वल टू CV होता है। तो यहाँ रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में आ गई, क्या होगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, कॉमन ले लेंगे, कट जाएगा, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और यहाँ पे देखें कैपेसिटेंस जो है इसके जो हम इक्वलेंट लगाते हैं तो वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, Q इज इक्वल टू CV, कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई हो रही है, जबकि यहाँ रेजिस्टेंस डिवाइड हो रही है वोल्टेज के ऊपर, तो इसलिए डिफरेंस आ जाता है। तो C1V प्लस C2V प्लस C3V कॉमन ले लें तो V कैंसल, C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अगर हम पैरेलल में रेजिस्टेंसेस ऐड करें तो रेजिस्टेंस हो जाती हैं लेस देन लीस्ट, यानी सबसे छोटी वाली रेजिस्टेंस से भी कम, जबकि कैपेसिटर जब हम पैरेलल में ऐड करते हैं तो ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी वाली कैपेसिटेंस से भी कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाती है। तो कैपेसिटेंस सीरीज में पैरेलल में बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस सीरीज में कम हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है एक्सप्लेन व्हाई कैपेसिटर्स आर ऑफ लिटिल यूज फॉर स्टोरेज ऑफ एनर्जी फॉर नॉर्मल डोमेस्टिक पर्पसेस। कह रहे हैं कि कैपेसिटर्स चार्ज स्टोर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर स्टोर हो जाती है, वोल्टेज उनके क्रॉस आ जाते हैं, तो फिर हम उनको लाइट के लिए, ठीक है ना, और हीटिंग के लिए क्यों यूज़ नहीं कर सकते घर में, ठीक है। तो बात यह है, इसकी दो रीजंस हैं। एक तो कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर होता है वो लिमिटेड है, Q इज लिमिटेड। दूसरी बात यह है कि आप एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, ये वोल्टेज सोर्स है और ये रेजिस्टेंस है, कोई भी हो सकती है, लाइट है, हीटर है, कुछ भी हो सकता है, कोई मैकेनिकल डिवाइस है। तो वोल्टेज सोर्स नॉर्मली क्या करते हैं, कंटिन्यू वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा होता है। यहाँ पे करंट जा रहा है, कंज्यूम हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है करंट, लेकिन वोल्टेज सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल 12 वोल्ट की बैटरी है, तो आपने लोड लगा दिया तो लोड चलता रहेगा, ये वोल्टेज 12 ही रहेंगे, वोल्टेज कम नहीं होते, ठीक है ना। बहुत टाइम के बाद जाके वोल्टेज इसके जैसे डाउन होते हैं तो हम कहते हैं कैपेसिटी ऐसे बैटरी ख़त्म हो गई, बैटरी को दोबारा चार्ज कर लें या नई बैटरी यूज़ कर लें। अब कैपेसिटर के साथ क्या सीन है, कैपेसिटर अगर हम लोड के साथ लगाते हैं तो ये जैसे डिस्चार्जिंग करंट फ्लो होता है तो फौरन ये अपना वोल्टेज भी ड्रॉप करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वोल्टेज ये होल्ड नहीं करता, जैसे ही चार्ज फ्लो होगा इसके वोल्टेज ड्रॉप होंगे। तो इसलिए ये सूटेबल नहीं है घरेलू इस्तेमाल के लिए, बल्कि ये मोमेंटरली चार्ज स्टोर करने के लिए, थोड़ा सा चार्ज स्टोर करने के लिए यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर। तो हमारे 14 कंसेप्चुअल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आज का लेक्चर ख़त्म हुआ और इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो शुरू करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।